नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। सरकार या प्रशासन एक सिस्टम के तहत चलते आए हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में कानून कहा जाता है और जैसे ही इसका दायरा लांघने की कोशिश करता है कोई, तो वो खुद ब खुद दागदार हो जाता है। और ऐसा ही एक मामला है उत्तर प्रदेश में खनन घोटाले का, जिसके दाग बड़े बड़े अफसरों के व्हाइट कॉलर तक पहुंच चुके हैं। सीबीआई की छापेमारी के बाद अब मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने भी अपना शिकंजा कस दिया है। उत्तर प्रदेश को खोखला कर देने वाले हाई प्रोफाइल खनन घोटाले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी अपना शिकंजा कस दिया है। सियासत और अफसरशाही में भूचाल लाने वाले खनन घोटाले में अब दागदार अफसरों पर ईडी की गाज गिरना तय मानी जा रही है। मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी ने 11 अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। खनन घोटाले के घोटालेबाजों पर शिकंजा। सीबीआई के बाद ईडी ने दर्ज किया मुकदमा। 11 अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया। खनन घोटाले में जिन 11 अफसरों के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है, उन 11 अफसरों में 8 यूपी के आईएएस हैं। आइए पहले आपको उन 8 अफसरों के नाम बताते हैं जिनके खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है। ईडी ने सहारनपुर के पूर्व डीएम पर एफआईआर दर्ज की। आईएएस अजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज। आईएएस पवन कुमार के खिलाफ केस दर्ज। आईएएस बी चंद्रकला पूर्व डीएम हमीरपुर पर केस दर्ज। आईएएस अभय सिंह पूर्व डीएम फतेहपुर पर भी केस। आईएएस विवेक पूर्व डीएम देवरिया पर भी मुकदमा। आईएएस देवी शरण उपाध्याय पर भी मुकदमा। आईएएस संतोष राय पूर्व विशेष सचिव खनन पर एफआईआर। आईएएस जीवेश नंदन पूर्व प्रमुख सचिव खनन पर एफआईआर। अवैध खनन के इस खेल के तार सफेद पोस्ट नेताओं और अफसरों से जुड़े हैं। खनन घोटाले में सीबीआई अब तक 8 आईएएस अफसरों को नामजद कर 4 एफआईआर दर्ज कर चुकी है और अब मामले में ईडी ने भी दागियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आइए अब आपको बताते हैं खनन के इस काले खेल की पूरी कहानी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुए इस अवैध खनन के सिंडिकेट की शुरुआत शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा ने की। हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश में पोंटी चड्ढा ने खनन के अवैध कारोबार से सरकारी खजाने को चूना लगाया और अपनी तिजोरी भरनी शुरू कर दी। सीबीआई के बाद अब ईडी ने चौथी एफआईआर अवैध खनन घोटाले में दर्ज कर ली है। देवरिया, फतेहपुर, हमीरपुर के बाद सहारनपुर में भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। इस एफआईआर में ईडी ने सहारनपुर के डीएम रहे अजय कुमार सिंह और पवन कुमार को नामजद किया है और इनके साथ ही 10 अन्य लोग भी नामजद किए गए हैं। कहा जा रहा है कि सीबीआई की तर्ज पर अब ईडी भी लगातार उन अफसरों पर शिकंजा कस रही है जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में अवैध खनन के कारोबार से अपने घर की तिजोरियां भरी थी और नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। नियमों के तहत जिस पट्टे में 3 मीटर तक गहराई की खुदाई हो सकती थी, उन खदानों में मशीनों से 10 से 20 मीटर गहराई तक खुदाई होने लगी। मानक से ज्यादा खुदाई के अलावा अवैध खदानों का भी चलन शुरू हुआ। अवैध खनन शुरू हुआ तो ट्रकों पर अवैध खनन को ढोने का कारोबार भी शुरू हो गया। कागजों पर बालू 400 घन फुट होती थी, लेकिन लदा होता था 1.5 गुना, यानी 600 से 700 घन फुट। ओवरलोड ट्रकों से जो वैध वसूली सरकार के खजाने में जानी थी, वो भी नहीं गई। मार्च 2012 में अखिलेश यादव की सरकार ने पट्टों की ई टेंडरिंग कराई। हर जिले में ई टेंडरिंग के जरिए पट्टे दिए गए, लेकिन हमीरपुर इसका अपवाद रहा। सत्ता पाने के 1 महीने के अंदर ही हमीरपुर में आईएएस बी चंद्रकला को डीएम बनाया गया। बी चंद्रकला ने बेतवा और यमुना नदी से मोरंग निकालने के लिए 50 पट्टे धड़ाधड़ जारी कर दिए। इन 50 पट्टों में 11 पट्टे तो अकेले सपा एमएलसी रमेश मिश्रा और उसके घर वालों के थे। इसके अलावा कई पट्टे संदीप दीक्षित, संजय दीक्षित और उसके परिवार वालों को दिए गए।
बी चंद्रकला की इस मनमानी की शिकायत हाई कोर्ट में की गई। हाई कोर्ट में सरकार से जवाब मांगा गया तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तब 2013 में हाई कोर्ट ने नए पट्टे पर रोक लगा दी। अवैध खनन के कारोबार में हमीरपुर, फतेहपुर और देवरिया की तर्ज पर सहारनपुर में चहेतों को रेवड़ियां बांटी गई। सहारनपुर में आवंटित किए गए 10 पट्टों में से 10 वो पट्टे थे जिसमें ई टेंडरिंग की प्रक्रिया अपनाई ही नहीं गई थी और चहेतों को अवैध खनन से तिजोरियां भरने का मौका दिया गया था। वहीं दूसरी ओर इस एफआईआर के जरिए भी बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के करीबियों पर शिकंजा कसा है। हाजी इकबाल के बेटे मोहम्मद वाजिद और भाई महमूद अली भी नामजद किए गए हैं। मामले में सीबीआई ने 2 जनवरी 2019 को सबसे बड़ी और पहली कार्रवाई की। सीबीआई ने डीएम हमीरपुर रही बी चंद्रकला समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने इस पहली एफआईआर के बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई जुलाई में की। सीबीआई ने सपा शासनकाल में फतेहपुर में डीएम रहे अभय सिंह के सरकारी आवास पर छापा मारा। डीएम बुलंदशहर रहे अभय सिंह के घर से सीबीआई को 49 लाख रुपए नकद बरामद हुए। अभय सिंह के साथ सीबीआई ने डीएम देवरिया रहे विवेक कुमार के लखनऊ स्थित घर पर छापेमारी की तो बेनामी संपत्तियों के कागजात बरामद हुए। देवरिया में विवेक के साथ तैनात रहे प्रमोटी IAS DS उपाध्याय भी सीबीआई की जांच में फंसे। अब तक ईडी ने राज्य के 8 IAS अधिकारियों समेत कुल 11 अफसरों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। जिन अधिकारियों पर केस दर्ज हुए हैं उनमें चर्चित अधिकारी बी चंद्रकला भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 30 सितंबर को सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज कर 1 अक्टूबर को सहारनपुर और लखनऊ समेत 11 स्थानों पर छापे मारे गए थे। इसी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी केस दर्ज करने के लिए अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय से अनुमति मांगी थी। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। खनन घोटाले की जांच की आंच अब तक देवरिया, फतेहपुर, सहारनपुर और हमीरपुर में तैनात रहे डीएम साहिबान तक पहुंच चुकी है। अब बारी सिद्धार्थनगर, शामली और कौशाम्बी में तैनात रहे IAS अफसरों की है। इतना ही नहीं, सीबीआई के रडार पर बी चंद्रकला के अलावा IAS संध्या तिवारी और भवनाथ भी हैं। यानी कि इस चौथी एफआईआर से भी ईडी ने भ्रष्ट अफसरों के साथ साथ उन व्यापारियों पर भी शिकंजा कसा है जिन्होंने अवैध खनन से अपनी तिजोरियां भरी थी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संतोष कुमार, ABP गंगा। तो सिर्फ खनन विभाग ही नहीं, बिजली विभाग के अधिकारियों पर कानून के खिलाफ जाकर काम करने के आरोप लगे हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के कई अधिकारी इस वक्त रडार पर हैं। इसमें वो अधिकारी हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें हैं और यही कारण है कि इस मामले में सरकार ने गंभीरता से कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सबसे पहले इन अधिकारियों की जांच कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों, अधिकारियों की दशा चल रही है। हालांकि किस ग्रह की कह पाना मुश्किल है, लेकिन कर्मचारियों के पीएफ के पैसे गोलमोल होने के बाद जब उन्हें DHFL ने भरोसा दिलाया कि किसी का पैसा नहीं मारा जाएगा, सबके वापस मिलेंगे, तो अब इसी विभाग के इंजीनियर्स की करतूतों से शर्मसार ऊर्जा मंत्री अब उन्हें रास्ते पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। इन इंजीनियर्स पर शिकंजा कसने के मकसद से विजिलेंस से जांच कराई जा रही है। इसमें 80 से ज्यादा अफसरों का दायरा बनाया गया है। इसमें 5 उन धन बहादुर इंजीनियर्स को चुना गया है जिनकी संपत्ति उनकी कमाई से ज्यादा निकल चुकी है। ऐसा होने की वजह है प्रदेश के ऊर्जा मंत्रियों को लगातार मिल रही शिकायतें, जिसके बाद सरकार की नजरें टेढ़ी हुई। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रदेश के 136 अफसर हैं जिनके खिलाफ विभागीय घोटालों के साथ साथ प्रदेश के बड़े महानगरों लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मेरठ में बेहिसाब संपत्ति जुटाने का आरोप है। इन 136 अधिकारियों में से 80 अधिकारियों पर विजिलेंस ने अपने दांत गड़ा दिए हैं।
इनमें 2 चीफ इंजीनियर, 27 अधीक्षण अभियंता, 15 अधिशासी अभियंता, 23 सहायक अभियंता और 35 इन अफसरों के स्टाफ घोटाले और दूसरे भ्रष्टाचार में शामिल माने जा रहे हैं। जाहिर है, जब जांच चल रही है तो नतीजों के बाद कार्रवाई की भी उम्मीद है। किसी ने ठेका देने के नाम पर कमीशन खोरी की तो किसी ने घूस लेकर बिजली के बिल में गड़बड़ी। लेकिन अब विभाग के ऐसे अधिकारियों की खैर नहीं। सरकार की छवि खराब करने वाले ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ बिजली विभाग ने विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। 100 से ज्यादा अधिकारी इसके दायरे में है। माना जा रहा है कि जल्द ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। अफसरशाही की इन तमाम लापरवाहियों का नतीजा अब उन्हें खुद भुगतना होगा और बदनामी जाहिर है सरकार की भी होगी। सरकार भी झेलेगी इस चीज़ को। विकास की कसौटी को झटका देते सिर्फ घोटाले जैसे मामले नहीं होते, बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। जैसे लखीमपुर खीरी के एक गांव में 20 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की नींद टूटी तो वो लोगों की जान बचाने में जुटा है। ये मंजर गवाही दे रहा है कि कैसे इस परिवार के ऊपर बिजली गिरी है। अपनों का साथ छोड़कर जाने का गम पूरे परिवार पर हावी है। ऐसी तस्वीरें इस गांव में सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि कई घरों की है। एक एक कर इतने लोगों की गांव में मौत हो चुकी है कि गांव में अगली मौत किसके घर में होगी अंदाजा लगाना मुश्किल हो चला है। गांव की ऐसी तस्वीर कोई नई बात नहीं। गंदगी गांव की पहचान हो ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर सफाई नहीं है तो ये जानलेवा भी हो सकती है। इसका यकीन दिलाता है लखीमपुर खीरी के कोला गोकर्णनाथ में पड़ने वाला जलालपुर गांव, जहां बीते दिनों में कुल 20 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी एक गांव के 20 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब जरा सोच कर देखिए, अगर एक गांव के 20 लोग मौत के मुंह में चले जाए तो वजह भी समझनी होगी। तो वजह को लेकर गांव के लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनके सामने जिन लोगों की मौत हो रही है उन्हें बुखार हो रहा है और उसके साथ कई और बीमारियां भी। इतना ही नहीं, गांव के लोगों का दावा है कि जितनी भी मौतें गांव में हो रही हैं वो सब डेंगू की वजह से हो रही हैं। बड़े भैया एक्सपायर हुए जी। अमेले वर्मा, भगवान दिन वर्मा। अभी जो है पड़ोस में इनको क्या समस्या थी भगवान दिन वर्मा जी को? यही कारण, इनको यही समस्या थी, डेंगू। सबसे ज़्यादा डेंगू अटैक करता है। उसके बाद और बीमारियां अगर आपके शरीर के अंदर तो भी हावी होने लगती हैं। और वो फीवर आता है, उसके बाद जो है सारी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। ये सिर्फ एक आदमी का भ्रम नहीं, बल्कि गांव के दूसरे लोग भी मौत की वजह बुखार मानते हैं और बुखार के पीछे का कारण डेंगू को। देखिए, जलालपुर गांव है जो गोला से लखीमपुर आने पर गोला से 3 किलोमीटर पड़ता है। और उस गांव में डेथ की सूचना कुछ मिली थी। उसको लेकर के सीएमओ साहब ने अपनी पूरी टीम भेजी थी और सीएमओ साहब खुद भी गए थे। अभी तक वहां कुल 5 कैंप लगाए जा चुके हैं और आज भी हमारी टीम कैंप कर रही है। उस गांव में बेसिक प्रॉब्लम यह है कि वहां पर लगभग 200 से 250 कोल्हू चलते हैं और जिससे वो गुड़ बनाने का काम करते हैं। और कोल्हुओं का जो उसका मैला और अन्य जो फ्यूल्स निकलता है उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं, जिसके कारण गांव में गंदगी व्याप्त है। उसको गंदगी को दूर करने के लिए डीपीआरओ साहब की पूरी टीम लगी हुई है, गांव में साफ़ सफाई कर रही है। इसके अलावा एंटी लार्वल और फॉगिंग कराया गया है। वहाँ पे जितने लगभग 20-22-25 के आसपास तालाब हैं, सभी तालाबों में केरोसिन ऑयल डाला गया है, जिससे कि जो मच्छर के लार्वा हैं वो समाप्त हो सकें। जो वहाँ पे डेथ हुई है उसके लिए सीएमओ साहब ने डेथ ऑडिट भी कराया है।
कुल लगभग 15 डेथ हुई है। और कोई एपिडेमिक की बात नहीं, बल्कि विभिन्न कारण हैं। मतलब मृत्यु के विभिन्न कारण हैं, जैसे उनके कुछ लोगों के टाइफाइड कारण है, कुछ जॉइंडिस है, कुछ वायरल फीवर है, मतलब अलग अलग कारण है। लेकिन जो बेसिक चीज़ समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं पानी में वहाँ पोल्यूशन हो रहा है, ये जो कोल्हू चल रहे हैं इसके चलते। गांव के लोगों का दावा कितना सही है, इसकी जांच प्रशासन ने भी कराई और प्रशासन ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। बल्कि डीएम का दावा तो ये है कि जिले में डेंगू का कोई मामला नहीं है। डीएम साहब का कहना है कि सबसे बड़ी वजह है इलाके में गंदगी, और इस गंदगी की जड़ है इलाके में चलने वाले कोल्हू, जिनकी तादाद 200 से ज्यादा है। इन कोल्हू की वजह से न केवल वायु प्रदूषण होता है, बल्कि इससे निकलने वाली गंदगी का भी ढंग से निपटारा न होने की वजह से गांव में फैलकर बीमारियों की जड़ बन रही है। यही वजह है कि डीएम साहब मानते हैं कि लोगों की मौत हो रही है, लेकिन वजह एक नहीं बल्कि अलग अलग है। हालांकि इसे दूर करने के मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। डेंगू वाला बुखार से मर रहे, मर गए हुए हैं लगभग 10-12 लोग। ये सब आए, लोगों को पता ना, कोई डेंगू में मरे हैं, कोई सब मरे हैं बुखार। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है। पूरे गांव में एंटी लार्वल फंगिंग कराई जा रही है। गांव के लोगों को क्लोरीन की गोलियां दी जा रही हैं। गांव में बने तालाबों में केरोसिन का छिड़काव किया जा रहा है। गंबूसिया मछली भी डाली जा रही है। कोल्हू चलाने वाले चिमनियों को ऊंची करने को कहा गया है। कोल्हू से निकलने वाले कूड़े को गड्ढों में दबाने के निर्देश दिए गए हैं। बहरहाल गांव की बीमारी का इलाज होगा या लोगों का, यह अब प्रशासन पर है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर गंदगी का स्थायी इलाज नहीं किया गया तो इंतजाम गांव की मदद नहीं कर पाएंगे। लखीमपुर खीरी से नवीन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। जाहिर है सिस्टम और व्यवस्था की खामी लंबे समय तक सरकार नहीं ढो सकती, और यही कारण है कि योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग में सीएमओज और सीएमएस समेत 27 का तबादला हुआ है। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव लाने के लिए की गई। कई जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदल दिए गए हैं। इनमें राजीव कुमार को शाहजहांपुर का सीएमओ बनाया गया है, मंजरी धवन को देवरिया का, अशोक कुमार को महाराजगंज का, गजेंद्र कुमार को झांसी का, साथ ही शशिकांत उपाध्याय को सोनभद्र की कमान दी गई है। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे भुला पाना आसान नहीं होगा। एक सड़ी हुई व्यवस्था या फिर सिस्टम की अनदेखी जानलेवा कैसे हो सकती है, इसकी बानगी दिखाते हैं। रायबरेली की एक महिला अधिकारी जो कि टीचर भी हैं, उसी के बच्चे मारना चाहते हैं, वो भी तब जब वो इन बच्चों को पढ़ाती हैं। क्यों का जवाब इस रिपोर्ट में छिपा है। चेहरे पर जख्म, उंगलियों पर जख्म, हाथों पर जख्म। जाहिर है इन जख्मों से कोई भी टूट जाएगा, उसका सब्र जवाब दे जाएगा। और फिर जब इन जख्मों को देने वाला जालिम वही हो जिन्हें आदमी अपना मानता हो, तो दर्द दूना हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है इस महिला की, जिसका नाम ममता दुबे है, जो अपने जख्मों को अब दुनिया को दिखाने के लिए मजबूर है। ममता रायबरेली के गांधी सेवा निकेतन में बाल कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात हैं। इन जख्मों के पीछे की तस्वीर कैसी है,
इसे भी जरूर देखिए, क्योंकि इस तस्वीर में ढेर सारे सवाल छिपे हैं जिनके जवाब ममता ढूंढ रही है और अब मीडिया भी। इन जख्मों का सबब है ये तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं एक क्लासरूम है जिस पे किनारे पर कुर्सी मेज रखी हुई है और ममता यहाँ बैठी है। ममता का पर्स सामने की मेज पर पड़ा है। मेज के सामने पहले कुछ छोटे बच्चे खड़े होते हैं, फिर उनके हटते ही एक किशोर आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो ममता का पर्स उठाकर क्लास की तरफ उछाल देता है, जिसे लेने ममता दौड़ती है। लौटते वक्त उनकी उस बच्चे से बहस होती है। इसके बाद लड़का ममता के पीछे पीछे आता है। दोनों के बीच बहस में अचानक लड़का ममता पर थप्पड़ों की बरसात करता है। बच्चे के हमले से घबराई ममता पीछे हटती है तो लड़का कुर्सी उठाकर उन पर फेंक देता है, जिसके बाद ममता बाहर की तरफ भागती हुई अपनी जान बचाती है। ये तो वो कहानी है जो जख्मों से जुड़ी है। अब इस कहानी के असल किरदार को जानिए। हालांकि इस किशोर के गुनाह को मत भूलिए, क्योंकि इसने अपनी ही टीचर पर हाथ उठाने की ऐसी गुस्ताखी की है। इसकी सजा इसे सलाखों तक पहुंचाकर दी जानी जरूरी है, क्योंकि पूरी क्लास पर अगर निगाह दौड़ाइए तो सबसे बड़ा यही किशोर नजर आता है। खैर, बात इस पूरे मामले के असल किरदार की, जो कि सेवा निकेतन का प्रबंधक अरुण मिश्रा है। मीडिया में मामला आते ही प्रबंधक कम, धर्माचार्य ज्यादा नजर आए, क्योंकि टीचर के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उल्टे उन्हें ही दोषी बना दिया और बच्चों की इस गुस्ताखी पर उन्हें मुर्गा बनवाकर गुनाह धुल दिए। ममता दुबे हमारे यहाँ जो केस वर्कर हैं, इनकी शिकायतें बहुत दिन से मिल रही थी। हम इसको बराबर जिला प्रोबेशन अधिकारी को सूचित करते रहते थे कि देख लीजिए कोई अप्रिय घटना हो सकती है, मेरे ऊपर भी हो सकती है, किसी भी साथ हो सकती है। तो उसी में उन्होंने जो है बच्चों से शायद कोई बातचीत हुई है, वीडियो फुटेज अभी देख भी सकते हैं आप, जो भी है उसमें ये हुआ कि बच्चों को ये अनाथ कह रही थी गंदे नाले के कीड़े हो, तुम मरोगे तो तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। इन्हीं सब बातों से बहस शुरू हुई है। फिर बच्चे अपना अग्रेसिव हो गए उसमें। उसके बाद मेरे बच्चे डांटे गए, मारे भी गए, मुर्गा भी बनाए गए। जब हम आए तो मेरे बच्चे मुर्गा बने थे उस समय, जब मैं पहुंचा। उसको भी आप कौन बनाया था? हमारे जो स्टाफ था बाकी सब वहाँ पर, भाई जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया था मेरे स्टाफ के साथ, भाई जो थी तो निंदनीय करते हैं ना, तो बच्चों को तो डांटा ही गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर जी ऐसा है। अरे कल दोपहर में जिला प्रशासन अधिकारी जांच अधिकारी भेजा यहाँ पर, वीरेंद्र पाल जी हम संरक्षण अधिकारी, उनसे बच्चों ने कह दिया जब तक इन मैडम को हटाया नहीं जाएगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। आप बताइए मुझको मेरे ऊपर कितनी दिक्कत थी। अब हमसे डीपीओ मैडम कह रही कि बच्चे खाना खाएं। तो सुना आपने प्रबंधक महोदय को, उन्होंने खुद को दूध का धुला बता दिया। अब सुनिए इन पर लगे आरोप। ममता के मुताबिक उन्होंने 10 साल पहले इस संस्था को ज्वाइन किया था। बतौर बाल कल्याण अधिकारी उनके खाते में 17,500 रुपए तनख्वाह आती थी, लेकिन प्रबंधक अपने कर्मचारी को भेजकर 12,500 रुपए डकार लेते थे और नौकरी के मेहनताना के तौर पर 5,000 रुपए ममता के लिए छोड़ देते थे। ममता ने इसी को लेकर ऐतराज जताया तो प्रबंधक ने अपनी ठसक का हवाला देते हुए चलता कर देने की धमकी दी। एक बार की धमकी को गंभीरता से लेते हुए ममता ने इसकी शिकायत डीएम से कर दी। डीएम ने जांच कराकर ममता को फिर से नौकरी पर रखवा दिया। इसके बाद तो प्रबंधक सीधे दुश्मनी पर उतर आया। बकौल ममता उसी के इशारे पर बच्चों ने हमला कर दिया। बच्चों ने हमारे पास आकर हमसे कहा कि यहाँ से चली जाइए छोड़ के, नहीं तो हम तुमको मारेंगे। जब बच्चों को हमने समझाने की कोशिश की तो बच्चों ने हमको मारा, कुर्सियों से तेज़ी से मारा, थप्पड़ मारे। काफ़ी बच्चे मिलके हमारे आगे आए हमको मारने के लिए, और जो है वहाँ से हम किसी तरह जान बचाकर अपने घर आए और हमने इसकी शिकायत जिलाधिकारी जी को करने की कोशिश की, तो अभी वो हमको वहाँ मिल नहीं पाई है। अपने पर हुए जानलेवा हमले को लेकर ममता एक बार फिर जिला अधिकारी के चौखट पर पहुंची, लेकिन डीएम से मुलाकात नहीं हो पाई है। जान आफत में जानकर उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट से अपना दर्द कह दिया है।
हालांकि उन्होंने भी सिर्फ भरोसा दिया है। एक प्रबंधक की दादागिरी और बच्चों के इस हमले से ममता सदमे में है। नौकरी दुख में तब्दील हो चुकी है और जान पर खतरा मंडरा रहा है। ममता को उम्मीद प्रशासन से है, जो कानून के दायरे में ऐसे प्रबंधक पर न केवल काबू पाएगा बल्कि उकसावे पर ही सही गुनाह के रास्ते पर बढ़ रहे इन बच्चों को भी रोक लेगा। रायबरेली से पंकज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।